दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो सभी प्रकार की शिक्षक संबंधी जो प्रतियोगिताएं होती हैं उससे जुड़े हुए टॉपिक हैं। और उसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि अभी रीट की तैयारी के लिए जो शिक्षार्थी अध्ययनरत हैं उनके लिए ये सेकंड यूनिट है। और जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो पेपर है उसमें सेकंड यूनिट का ये पोर्शन है अधिगम। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो अधिगम ही है। अधिगम के बारे में हम पढ़ने से पहले हम अधिगम के बारे में जान ले कि हम कौन कौन से टॉपिक हम अधिगम में पढ़ेंगे। तो देखिए, अधिगम लर्निंग अधिगम कहलाता है। अब देखिए, इसमें जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक है अर्थ। हम समझेंगे कि अधिगम का अर्थ क्या है। ठीक है, अधिगम किसे कहते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को जो है अधिगम के अंतर्गत रखा जाता है, हम इस चीज़ का अध्ययन करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, इसकी विशेषताएं। फिर हम पढ़ेंगे इसके पक्ष और विधियाँ, ठीक है, और प्रकार। फिर हम पढ़ेंगे अधिगम की परिभाषाएं। और फिर उसके बाद में हमारा टॉपिक रहेगा अधिगम के कारक। तो ये जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं इस यूनिट का पहला पार्ट है। हम इस पहले पार्ट को इस पूरे वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि अधिगम किसे कहते हैं। देखिए, हम यहाँ पे देखिए अधिगम का अर्थ हम पहले पढ़ेंगे। तो देखिए, अधिगम का अर्थ होता है, जो अधिगम का अर्थ है उसका अर्थ होता है सीखना। इसका संकीर्ण अर्थ है या संकुचित अर्थ अगर हम कहें तो सीखना कहलाता है। अधिगम का संकुचित अर्थ क्या हुआ, सीखना। लेकिन इसको विस्तृत रूप से अगर हम इसकी परिभाषा करें या इसके अर्थ को समझें तो कहते हैं व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। तो देखिए, हम यहाँ पे विस्तृत अर्थ को पढ़ रहे हैं कि व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया को ही अर्थ जो है अधिगम कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर हमने देखा कि अधिगम का अर्थ सीखना भी होता है और व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया भी होता है। तो सीखना जो है इसका संकीर्ण अर्थ है और व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया इसका जो है विस्तृत अर्थ है। अब देखिए, इसमें जो हमने पढ़ा कि व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया को हम अधिगम कहते हैं। तो व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया कैसे कहलाता है अधिगम, हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्यवहार शब्द। तो यहाँ पर बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं। तो व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो 1905 में विलियम मैकडूगल ने किया था। किसने किया था? विलियम मैकडूगल। इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में सर्वप्रथम विलियम मैकडूगल ने व्यवहार शब्द का प्रयोग किया, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें क्या है कि 1913 में जेबी वॉटसन ने क्या करा, मनोविज्ञान के अंतर्गत एक विचारधारा का प्रतिपादन किया जिसे व्यवहारवाद से संबोधित किया जाता है या व्यवहारवाद कहा जाता है। जेबी वॉटसन ने इसमें कहा था कि मुझे आप एक बच्चा दो या मुझे आप 1 दर्जन बच्चे दो, मैं चाहे जो उसमें परिवर्तन ला सकता हूँ। और परिवर्तन का में व्यवहार में परिवर्तन ला सकता हूँ। तो ये 1913 में जेबी वॉटसन ने ये बात कही, जिसके कारण से जेबी वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है या इसे व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है। आगे हम इधर देखेंगे तो देखिए, हमने पढ़ा था कि व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया को ही अधिगम कहा जाता है। अब व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया कैसे, जैसे कि एक व्यक्ति है, अब उसके व्यक्ति के व्यवहार में हम परिवर्तन करते हैं। एक व्यक्ति के व्यवहार में हम परिवर्तन करते हैं तो वो क्या करता है कि एक व्यक्ति जो है क्रियाएं करता है। क्या करता है? क्रियाएं। अब अगर उसके किसी कारण से, देखिए, अगर उसमें किसी कारण से परिवर्तन आ जाता है तो उसे व्यवहार में परिवर्तन कहते हैं। अब व्यवहार में होने वाले परिवर्तन जो है वो कौन से परिवर्तन जो है अधिगम कहलाते हैं, हम इस चीज को देखेंगे। तो देखिए, एक व्यक्ति क्रिया करता है, अगर उसकी क्रिया में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव, इन 3 कारण से, ध्यान से सुन लीजिए कि अगर व्यक्ति की क्रिया में या व्यक्ति की क्रिया क्या कहलाता है? व्यवहार। तो व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण अगर परिवर्तन होता है तो वो अधिगम कहलाता है। अगर अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण
व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अब अधिगम जो है व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, लेकिन क्या सभी प्रकार के परिवर्तन व्यवहार में अधिगम कहलाते हैं क्या? इस बात को हम ऐसे समझेंगे। देखिए, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण, अभ्यास बार बार करके देखना, प्रशिक्षण किसके द्वारा हमें सही क्रियाओं का आकलन करवाना, अनुभव उन सही क्रियाओं को हम जो सीखते हैं वो हमारा अनुभव होता है। तो इन तीनों के कारण से जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, ध्यान से सुन ले, मनुष्य के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। कौन सा परिवर्तन दोस्तों? स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन 3 कारणों से आता है। कैसे? जब आप बार बार करके किसी चीज को सीखेंगे तो भी स्थायी होती है। प्रशिक्षण द्वारा अगर कोई आपको सही गलत का आकलन करवा दे तो भी आप उसे मस्तिष्क में संरक्षित रखते हैं। अगर आप किसी चीज को अनुभव कर ले तो वो भी आपके मस्तिष्क में संरक्षित रहती है। लेकिन जो व्यवहार में परिवर्तन कुछ अन्य कारणों से भी होते हैं, जो व्यवहार में परिवर्तन कुछ अन्य कारणों से भी होते हैं, जैसे परिपक्वता के कारण, दूसरा बीमारी के कारण, तीसरा थकान के कारण, चौथा संवेगात्मक विकास के कारण, मादक पदार्थों के सेवन के कारण और मूल प्रवृत्तियों के कारण। अब इन कारणों से अगर व्यवहार में परिवर्तन आते हैं तो वो परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाते। वो परिवर्तन क्या नहीं कहलाते? अधिगम नहीं कहलाते। तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इनके कारण हुए परिवर्तन अधिगम क्यों नहीं कहलाते? तो देखिए, इनके कारण होने वाले परिवर्तन अधिगम क्यों नहीं कहलाते? क्योंकि इनके कारण हुए परिवर्तन जो है वह स्थायी परिवर्तन नहीं होते। थकान, बीमारी, संवेगात्मक विकास, इनके कारण परिवर्तन जो है वो परिवर्तन रहित हो, परिवर्तन सहित होते हैं, यानी कि वो स्थायी नहीं रहते, वो लंबे समय तक बने नहीं रहते। वो क्या होते हैं? परिवर्तन में भी परिवर्तन हो जाता है। इस कारण से हम उन्हें अधिगम नहीं कहेंगे। अधिगम कौन सा कहलाएगा? अधिगम स्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है। तो इस पूरे पेज में हमने अधिगम से संबंधित अर्थ को समझा। अधिगम किसे कहते हैं एक बार फिर से दोहरा लें। अधिगम का संकीर्ण अर्थ है सीखना, अधिगम का विस्तृत अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन, लेकिन व्यवहार में भी कौन सा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन। ये बात ध्यान रखेंगे। 1905 में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में विलियम मैकडूगल ने सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। 1913 में जेबी वॉटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना कर व्यवहार शब्द को परिभाषित किया। ठीक है। फिर व्यवहार में कौन से परिवर्तन जो है अधिगम कहलाते हैं? तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है, और वो स्थायी परिवर्तन अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण होते हैं। आपसे सवाल पूछेगा कि व्यवहार में परिवर्तन किसके कारण होता है, या स्थायी व्यवहार में परिवर्तन किसके कारण होता है जिसे अधिगम कहा जाता है? तो अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा होने वाले परिवर्तन को हम स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ठीक है। और किसके कारण होने वाले परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाते? परिपक्वता, बीमारी, थकान, संवेगात्मक विकास, मादक पदार्थों का सेवन, इनके कारण अधिगम में व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाते। चलिए, अब हमने पढ़ा अधिगम का अर्थ, अब हम पढ़ेंगे अधिगम की परिभाषा। देखिए, हम धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक लेंगे। तो अधिगम की परिभाषा को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा था अधिगम किसे कहते हैं। तो देखिए, हमने पढ़ा था अधिगम व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण आए स्थायी परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। ध्यान से सुन लेना। व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण आए स्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण आए स्थायी परिवर्तन को ही हम अधिगम कहते हैं। परिपक्वता, बीमारी, थकान, मादक पदार्थों का सेवन, संवेगात्मक विकास और मूल प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्तियां कौन सी होती है? जो जन्मजात होती है, जैसे रोना वगैरह जो है, ये मूल प्रवृत्तियां हैं। तो इनके कारण आए परिवर्तन स्थायी नहीं होते, और स्थायी नहीं होने के कारण वो अधिगम नहीं कहलाते। तो देखिए, यहाँ हमने सीखा
कि अधिगम किसे कहते हैं? व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा आए स्थायी परिवर्तन को ही हम अधिगम कहते हैं। अब बात करेंगे हम मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। तो कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम को परिभाषित किया है और अधिगम को परिभाषित करते हुए उन्होंने बताया कि अधिगम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे जो मनोविज्ञान में सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति है और वो है क्रो एंड क्रो। देखिए, क्रो एंड क्रो, ये ध्यान रखना है, ये हर एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रकट हो ही जाते हैं और ये हमेशा अपना किसी ना किसी जो है मनोविज्ञान से जुड़े हुए बिंदुओं में इन्होंने अपना अपना जो है वाक्य का प्रतिपादन किया है। तो ये ध्यान रखेंगे हम कि क्रो एंड क्रो ने अधिगम को परिभाषित करते हुए कहा है कि आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम कहलाता है। इसका आदत, देखिए ये भी क्या होती है, बार बार करके ही जो हमारे अंदर आदत होती है, हमारी जो सोच है उसके अनुसार भी हमारे अंदर परिवर्तन होते हैं। और ज्ञान यानी कि आदत और अभिवृत्ति के द्वारा ज्ञान का अर्जन जो है, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है। तो ये कथन है, इनको हमें याद रखना होगा कि आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन ही अधिगम कहलाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं गिलफोर्ड। गिलफोर्ड की बात करेंगे तो गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में, ध्यान से सुन लेंगे, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, उस एक व्यक्ति ने किसी एक व्यक्ति के थप्पड़ मारा, ठीक है, तो उस थप्पड़ का जवाब उस व्यक्ति ने भी थप्पड़ से दिया, तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। या फिर हम बात करेंगे शालीनता की, तो हम जैसे एक व्यक्ति सुबह सुबह अगर किसी व्यक्ति से मिलता है और वो उसको गुड मॉर्निंग कहता है, तो दूसरा व्यक्ति भी उसको तुरंत जवाब देता है गुड मॉर्निंग। तो देखिए क्या हुआ, व्यवहार के कारण हम सीधे जा रहे थे, किसी व्यक्ति ने हमें गुड मॉर्निंग कहा, हमने उसका आंसर जो है या उसका प्रति उत्तर हमने गुड मॉर्निंग से दिया, तो क्या हो गया, तो वो हो गई व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। तो इसे गिलफोर्ड ने क्या कहा है? अधिगम का है। अगले बात करेंगे हम विलियम वुडवर्थ की। अगर हम वुडवर्थ की बात करते हैं तो अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। वुडवर्थ ने जो है 2 परिभाषाएं दी है। पहली परिभाषा है कि अधिगम एक विकास की प्रक्रिया है। जैसे बच्चा सीखता जाता है तो वो क्रमोन्नत होता जाता है, तो उसका क्या हो रहा है? विकास, यानी कि वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए उसने कहा है कि अधिगम क्या है? विकास की प्रक्रिया है। कैसे? कि व्यक्ति जब सीखने लगता है तो वो कुछ नया सीखता है, फिर वो नया सीखने के बाद में फिर कुछ नया सीखता है, तो वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो इसलिए उसने कहा है कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। अगली बात करेंगे हम नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन। तो मैंने कहा था आपको अधिगम विकास की एक प्रक्रिया में कि मनुष्य नया सीखता है, तो हमेशा वो क्या करता है? नए ज्ञान की खोज में रहता है और नई ज्ञान की और नई प्रक्रियाओं का वो अर्जन करता रहता है, तो उसे हम अधिगम कहते हैं। देखिए ये सवाल आ चुका है कई बार कि नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन किसकी परिभाषा है? तो वो वुडवर्थ की परिभाषा है। आजकल जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में मनोवैज्ञानिकों का नाम पूछा जाता है उसकी परिभाषाएं दे करके, तो हमें परिभाषाओं को, कथन को ध्यान से याद करना है और वो यही पूछेगा कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन क्या कहलाता है या किसने कहा। आगे हम बात करेंगे B.F. स्किनर की। तो B.F. स्किनर, ध्यान रखना है कि हमारे सिलेबस में B.F. स्किनर है। ऐसे तो बहुत सारे स्किनर है, चार्ल्स स्किनर भी है, लेकिन हमें जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है वो है B.F. स्किनर। तो B.F. स्किनर ने क्या कहा है? व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया। अनुकूलन मतलब सामंजस्य। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो उस नए सीखे हुए को पुराने से उसका सामंजस्य यानी तालमेल बिठा करके देखते हैं, और अगर उसमें कुछ सुधार करने का होता है तो हम उसमें सुधार कर लेते हैं, और अगर मान लीजिए हमें कुछ नया ही सीखने को मिला है तो हम उसे मस्तिष्क में संरक्षित कर लेते हैं। तो क्या हो गया? हमेशा जब भी मनुष्य नया सीखेगा तो वो उसे पुराने से उसका सामंजस्य करके देखता है। तो इसी कारण से B.F. स्किनर ने कहा है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन
या सामंजस्य की प्रक्रिया को ही अधिगम कहा जाता है। किसने कहा है? B.F. स्किनर ने। देखिए, मैं जब याद करता हूँ तो मैं इसको उल्टे याद करता हूँ कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया अधिगम है। उक्त कथन किसका है? B.F. स्किनर का है। तो आप भी अगर ऐसे याद करेंगे तो आपको भी याद रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो हमेशा जो आसान क्रियाएं होती हैं उसको ही विस्मृत कर देता है। विस्मृत मतलब उसी को वो इग्नोर कर देता है और हमेशा कठिन की ओर भागता रहता है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जब भी याद करें तो पहले बड़े वाले को या जो बड़ा वाक्य है उसको बोले, फिर उसके बाद में उसके साथ जोड़ करके छोटा वाक्य बोले। तो आपके मस्तिष्क पे इसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। आप अपने मस्तिष्क को नया करने के लिए प्रेरित करेंगे और आपका मस्तिष्क उसे संरक्षित रखेगा। अब बात करते हैं आइजेंक की। तो आइजेंक ने कहा है कि अधिगम नवीन एवं स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया, यानी कि जब मनुष्य कुछ नया सीखता है और उसमें जब स्थायी परिवर्तन हो जाते हैं तो उसको सीखने की प्रक्रिया ही, स्थायी परिवर्तन और नवीन अधिगम को सीखने की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाती है। ये आइजेंक की परिभाषा है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट जो कई बार एग्जाम में आ चुकी, गेट्स के अनुसार प्रशिक्षण और अनुभव के कारण। देखिए, हमने पहले पढ़ा था कि व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण होने वाले स्थायी परिवर्तन क्या कहलाते हैं? अधिगम। तो ये परिभाषा किसकी है? गेट्स की। तो प्रशिक्षण, अनुभव के कारण व्यवहार में परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है। तो हम इन्हें फिर से एक बार दोहरा लेते हैं कि व्यवहार में, व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा होने वाले परिवर्तन अधिगम कहलाते हैं। और क्रो एंड क्रो के अनुसार आदत, अभिवृत्ति, ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अधिगम कहलाते हैं। अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन भी अधिगम है। वुडवर्थ के अनुसार व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया, B.F. स्किनर के अनुसार अधिगम नवीन एवं स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया, आइजेंक प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में परिवर्तन, ये गेट्स के अनुसार। तो अगला टॉपिक हम देखेंगे अधिगम के पक्ष। तो अधिगम के पक्ष देखते हैं। तो अधिगम के कितने पक्ष होते हैं? अधिगम के 3 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं दोस्तों? अधिगम के 3 पक्ष। कौन कौन से? संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक, क्रियात्मक या भावात्मक। ये 3 पक्ष होते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष वो पक्ष कहलाता है जो ज्ञान से संबंधित होता है। तो ज्ञान से संबंधित पक्ष को संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष कहा जाता है। क्रियात्मक पक्ष वो कहलाता है जिसमें मनुष्य करके सीखता है, यानी कि करना, तो क्रियात्मक पक्ष कहलाता है। भावात्मक पक्ष, भावों को सीखना। तो ये अधिगम के 3 पक्ष होते हैं। हम बात करेंगे अधिगम के प्रकार की। तो अधिगम का प्रकार, गामक या गतिशील जो प्रक्रिया जिसमें शारीरिक क्रियाओं का आयोजन किया जाता है वो गामक अधिगम कहलाता है। फिर दूसरा प्रकार होता है प्रतिबोधनात्मक, बोध संबंधित, यानी कि हम उनका जिनका हम संज्ञान करते हैं वो अधिगम कहलाता है प्रतिबोधनात्मक अधिगम। संकलनात्मक अधिगम जो है कल्पनाओं का जहाँ निर्माण होता है, संकल्पनाओं का निर्माण होता है। जब मनुष्य समस्या समाधान करने के लिए योजनाओं का या संकल्पनाओं की जो है का निर्माण करता है उसे संकल्पनात्मक अधिगम कहते हैं। तो ये हमने अधिगम के प्रकार पढ़े, हम इनको आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। तो अधिगम की विधियों की बात करते हैं तो अनुकरण विधि यानी कि नकल उतार करके सीखना, सूझ विधि ये भी एक विधि है, अभ्यास विधि या भूल सुधार विधि। अब हम अधिगम के प्रकार को एक बार विस्तार से हम पढ़ लें तो हमने बताए थे कि अधिगम के 3 प्रकार होते हैं, गामक, प्रतिबोधनात्मक और संकल्पनात्मक। तो गामक अधिगम क्या होता है? जिसमें शारीरिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है, दौड़ना, भागना वगैरह जो है, ये जो सीखना है ये कौन सा अधिगम कहलाता है? गामक अधिगम कहलाता है। इसके लिए कौन सी विधि है? तो देखिए, गामक अधिगम के अंतर्गत जो शारीरिक क्रियाएं की जाती है तो उनको अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। जैसे कि हम किसी को मान लीजिए दौड़ते हुए देख करके दौड़ना सीखते हैं, ठीक है, तो वो क्या है? तो वो भी अनुकरण, हमने उनको ध्यान से देखा फिर उसी के अनुसार हम व्यवहार करने लगे, तो वो क्या है?
अनुकरण विधि के द्वारा हम सीखते हैं। और ये सर्वाधिक किस अवस्था में सीखा जाता है? ये सर्वाधिक शेषवावस्था में, यानी कि बच्चे शेषवावस्था में सर्वाधिक गामक अधिगम सीखते हैं। और गामक अधिगम अनुकरण की विधि यानी नकल उतार करके सीखा जाता है। अगली बात करें, दूसरा प्रकार प्रतिबोधनात्मक संप्रत्यय, जहां पर संप्रत्ययों का निर्माण होता है, कंसेप्ट, जहां पे कंसेप्ट जो है उनका निर्माण होता है, उस प्रकार के अधिगम को हम प्रतिबोधनात्मक अधिगम कहते हैं। मस्तिष्क में बनने वाला प्रतिबिंब, बिंब यानी कि छाया, जब हमारे मस्तिष्क में छाया निर्माण हो या बिंब का निर्माण हो, जैसे मान लीजिए जब हम कोई शब्द कहें और उस शब्द की इमेज हमारे मस्तिष्क में बनने लग जाए, तो उस प्रकार का अधिगम संप्रत्यय से संबंधित होता है और उसी को प्रतिबोधनात्मक जो है कहते हैं। जैसे कि हमने कहा हाथी, तो जैसे ही हम हाथी के बारे में बात करेंगे तो हाथी की तस्वीर या इमेज जो है या बिंब हमारे मस्तिष्क में निर्माण हो जाएगा। तो हमें उसका जो निर्माण कैसे होगा कि हाथी की एक लंबी सूंड होती है, 4 पैर होते हैं, बड़े विशाल का आकार का होता है। तो ये सारा क्या है? कंसेप्ट। और इसी प्रकार की हमारे बिंब का निर्माण होना प्रतिबोधनात्मक अधिगम कहलाता है। और ये कौन सी अवस्था में सबसे ज्यादा होता है? ये बाल्यावस्था में होता है। यानी कि बिंब का निर्माण मस्तिष्क में कौन सी अवस्था में होता है? बाल्य अवस्था में होता है। और देखिए अधिगम का यहाँ क्या होता है? बोध होता है। कि जैसे ही हमने सीख लिया कि हाथी की इमेज क्या है, हाथी कैसा होता है, तो वो बोध हो गया, तो इसीलिए इसे प्रतिबोधनात्मक अधिगम कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि इस अधिगम के अंतर्गत मस्तिष्क में प्रतिमा यानी कि मूर्ति या छवि उसका निर्माण होता है। और ये प्रयास और त्रुटि के द्वारा ही सीखा जाता है, या प्रयास त्रुटि की विधि के द्वारा ही सीखा जाता है। यानी कि सीखते सीखते हो सकता है हम इमेज बनाए, उसमें कोई प्रॉब्लम लो, उसमें कोई सुधार करें, फिर से हम उसका निर्माण करें, वो अधिगम प्रतिबोधनात्मक अधिगम है। अगली बात करेंगे संकल्पनात्मक अधिगम। तो जहां संकल्पनाओं का निर्माण होता है, कल्पनाओं का निर्माण होता है, वो संकल्पनात्मक अधिगम होता है। विषय वस्तु को देखने पर कल्पना बनती है, यानी कि जब हम किसी चीज को देखें और उससे संबंधित जो है कल्पना का हमारे मस्तिष्क में निर्माण हो, तो वो अधिगम संकल्पनात्मक अधिगम कहलाता है। यानी कि कल्पनाएं करना। तो जब हम क्या होता है कि किसी समस्या को, हमारे सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है और उसको सुधारने के लिए या उस समस्या का समाधान करने के लिए हम योजनाओं पर विचार करते हैं, या उसका जो है हम उसको सुलझाने के लिए हम उसमें प्रयास करते हैं, कल्पनाओं का निर्माण करते हैं, तो उस अधिगम को संकल्पनात्मक अधिगम कहते हैं। और किशोरावस्था में सर्वाधिक हो जाता है और इस समय विकास जो अपनी चरम सीमा पर होता है। तो ये हमने 3 प्रकार पढ़े अधिगम के। अब हम अध्ययन करेंगे अधिगम की विशेषताओं का। तो अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम क्या है? एक प्रक्रिया है सबसे पहले। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अधिगम की एक प्रक्रिया है, अधिगम एक प्रक्रिया है। तो अधिगम एक प्रक्रिया है जिसका शुरुआत जो है या जिसका प्रारंभ आवश्यकता से होता है। कैसे? जब भी देखिए बिना आवश्यकता के मनुष्य कुछ नहीं सीखता। ध्यान रखना होगा कि आवश्यकता के कारण ही अधिगम किया जाता है। तो जब आवश्यकता के कारण अधिगम होता है तो अभी या हम कह सकते हैं कि अधिगम का प्रारंभ किससे होता है? आवश्यकता से होता है। और फिर उसके बाद में आवश्यकता के कारण मनुष्य में तत्परता आती है, जिससे वो तैयार होता है। तैयार होने के बाद में वो अधिगम की परिस्थिति के साथ अनुक्रिया करता है। क्या करता है? अनुक्रिया करता है। जब वो अनुक्रिया करता है तो उसे अनुभव प्राप्त होते हैं, जिससे वो अनुभवों का संचयन करता है। क्या करता है? संचयन करता है। संचयन करने के बाद में उसी अनुभवों से व्यवहार में परिवर्तन करता है। व्यवहार में परिवर्तन करता है। जब वो व्यवहार में परिवर्तन होता है, अगर व्यवहार के परिवर्तन में कोई त्रुटि रहती है या कोई कमी रह जाती है, तो वो अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से उस व्यवहार में परिवर्तन को स्थायी परिवर्तन बना लेता है। तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन बना लेने पर अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और इसी संपूर्ण प्रक्रिया को कहा जाता है अधिगम की प्रक्रिया। इसीलिए कहा जाता है कि अधिगम एक प्रक्रिया है। अब देखिए हमने पढ़ा कि अधिगम की प्रक्रिया का प्रारंभ आवश्यकता से होता है। तो इसका अर्थ है कि अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है कि बिना उद्देश्य के मनुष्य अधिगम नहीं करता।
यानी कि उसका सीखने के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात मनुष्य जीवन भर सीखता रहता है। फिर कहते हैं अधिगम का क्षेत्र व्यापक होता है, यानी विस्तृत होता है। अधिगम बहुत सारी चीजें उसमें समाहित होती है। अधिगम व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ समायोजन मतलब एडजस्टमेंट स्थापित करने में सहायता करता है। यानी कि जब हम कुछ सीख लेते हैं तो हम हमारे वातावरण के साथ उसे एडजस्ट करना भी सीख जाते हैं। तो हमें वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करने में सहायता करता है। किसके माध्यम से? जैसे कि आज हम अगर एक छोटा बालक, जब हम सभी प्रकार के जो है मौसम के बारे में सीख लेते हैं तो उस स्थिति में हम जीवन यापन करना भी सीख जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए विदेशों में रहने वाले लोग ज़्यादा सर्दी पड़ती है या ज़्यादा वहाँ सर्दी रहती है तो उस वातावरण के अनुकूल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ के वातावरण को सीखा है और सीखने के अनुसार अपने आप को समायोजित किया है, तो वातावरण में समायोजित हो गए। तो वही बात है यहाँ पर। तो अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव का प्रतिफल है। यानी कि मनुष्य में जो परिवर्तन होते हैं वो अभ्यास के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा और अनुभव के द्वारा होने वाले परिवर्तन अधिगम कहलाते हैं। अधिगम सदैव नवीन होता है, यानी कि हमेशा मनुष्य नया सीखता है, जब भी सीखेगा नया सीखेगा। अधिगम व्यवहार में उत्पन्न सकारात्मक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं, यानी कि मनुष्य में जो सकारात्मक परिवर्तन होते हैं वही अधिगम में शामिल है। अधिगम मानव विकास को प्रभावित करने वाला है या करता है। यानी कि मनुष्य अगर अच्छे ढंग से सीखता है और सीखने में तत्पर रहता है तो उसका विकास भी सुचारू रूप से चलता रहता है। अगर मनुष्य को सीखने में बाधा उत्पन्न होती है तो उसका विकास भी अवरुद्ध या मंद हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि अधिगम जो है मनुष्य के विकास को प्रभावित करता है। मान लीजिए एक बालक है, उस बालक को सीखने में कठिनाई होती है तो उसका विकास भी धीमी गति से होगा। अगर मान लीजिए वो बालक सीखने में अच्छा है या अधिगम की गति उसकी तीव्र है तो वो बालक उत्कृष्ट बालक में आएगा और उसके विकास की गति भी जो है तेज गति से चलेगी, यानी कि विकास भी तीव्र गति से होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि अधिगम मानव विकास को प्रभावित करता है। अधिगम में क्रियाशीलता रहती है, यानी कि मनुष्य हमेशा नए सीखने के लिए तत्पर रहता है और हमेशा नया सीखता रहता है, इसलिए कहते हैं कि अधिगम में क्रियाशीलता रहती है। अधिगम एक विवेकपूर्ण और सृजनात्मक, यानी कि मनुष्य हमेशा अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर, अपने दिमाग का प्रयोग कर नई चीजों का सृजन करने में लगा रहता है, इसलिए इसको कहा गया है कि अधिगम विवेकपूर्ण तथा एक सृजनात्मक प्रक्रिया है या सृजनात्मक होता है। अधिगम व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों होता है। मनुष्य अकेला भी सीखता है और समूह में रह करके भी सीखता है, तो इसलिए कहा जाता है अधिगम व्यक्तिगत होने के साथ साथ सामूहिक भी होता है। तो हमने इस वीडियो में समझ लिया कि अधिगम की विशेषता क्या है। देखिए ये विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से एक ना एक सवाल जरूर आता है, तो इसे याद रखना बहुत जरूरी है। और इसके बाद में हम बात करेंगे कि अधिगम की प्रक्रिया का प्रारंभ किससे होता है? आवश्यकता से होता है। अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। अधिगम का परिणाम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। सवाल पूछा जाता है कि अधिगम क्या है, तो ये सवाल कई तरीकों से आता है। अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि अधिगम क्या है और उसमें आपको ऑप्शन में दिया जाए प्रक्रिया, व्यवहार में परिवर्तन, स्थायी व्यवहार में परिवर्तन या कोई नहीं, तो आपको उसमें सबसे पहला बिंदु लगाना है अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? एक प्रक्रिया है। अगर मान लीजिए उस क्वेश्चन में प्रक्रिया ऑप्शन में नहीं है तो आप फिर आंसर लगाएंगे स्थायी व्यवहार में परिवर्तन। और स्थायी व्यवहार में परिवर्तन कौन सा? जो अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा होने वाला परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। इस बात को हम ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है, कई बार पूछा गया भी है। दोस्तों अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो देखिए हमने इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया है, या हमने इसको 3 जो है रूपों में वर्गीकृत किया है। तो देखिए पहला है छात्र संबंधित कारक, शिक्षक संबंधित कारक
और पाठ्य वस्तु संबंधी कारक। तो देखिए इसमें जो छात्र संबंधित कारक में कौन कौन से कारक आते हैं? अभिप्रेरणा, आयु, परिपक्वता, बुद्धि, अभिक्षमता, थकान, स्वास्थ्य, इच्छा, ध्यान, रुचि, अभिवृत्ति। तो ये छात्र संबंधित कारक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब मनुष्य को प्रेरित किया जाता है तो वो सीखने के लिए तत्पर होता है। तो अभिप्रेरणा या फिर आवश्यकताएं, मनुष्य की आवश्यकताएं उसको सीखने के लिए प्रेरित करती है। तो क्या हो गया? यानी सीखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मोटिवेशन की। अगर आपको मोटिवेशन नहीं होता या आपको आवश्यकता नहीं होती या आपको प्रेरक नहीं है आपके पास या आपको प्रेरित करने वाले कारक नहीं है तो आप सीखने के लिए भी तत्पर नहीं होंगे। तो अभिप्रेरणा सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। आयु, मनुष्य अपनी आयु वर्ग के अनुसार ही सीखता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक छठी क्लास के बच्चे को अगर बीए और एमए का अध्ययन कराया जाए या उसको जो है इतिहास की पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए कहा जाए तो वो सीख लेगा। तो क्या है? आयु जो है वो आयु वर्ग के अनुसार ही सीखता है। परिपक्वता, वो जैसे जैसे सीखता जाता है उसमें परिपक्वता आती जाती है। बुद्धि, यानी कि क्या होता है कि मनुष्य बुद्धि के अनुसार सीखता है। जैसे कि कहते हैं कि जो बुद्धि के अनुसार कैसे? जैसे कि मान लीजिए शेषवावस्था में जो बच्चा है, अगर वो शेषवावस्था के बच्चे को या बाल्यावस्था के बच्चे को अगर आप किशोरावस्था का ज्ञान देंगे तो उसको ज्ञान जो है वो उसके लिए कठिन होगा और उसको सीखने में जटिलता होगी। तो जैसे जैसे मनुष्य के बुद्धि का विकास होगा वो उसी प्रकार से सीखेगा। अभिक्षमता, उसकी योग्यताओं के अनुसार ही वो अधिगम करता है। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, वो छठी क्लास के अंदर पढ़ता है तो उसको छठी क्लास में पढ़ने वाले जो भी अध्ययन से संबंधित सामग्री है उसको सीखने में उसे आसानी रहेगी। और फिर उसके बाद में थकान, यदि व्यक्ति किसी चीज को सीख रहा है या किसी भी पाठ्य वस्तु का वो अध्ययन कर रहा है, अगर मान लीजिए वो जटिल है, अगर वो मान लीजिए उसके वो समझ में नहीं आ रही, तो उस समझ में न आने के कारण उसमें क्या उत्पन्न होगी? थकान। देखिए दोस्तों, कई बार होता है कि हम साइकोलॉजी पढ़ा रहे होते हैं क्लास में, बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो कि बालकों को समझ में नहीं आते। अब वो क्या होते हैं? बोझिल हो जाते हैं। अब वो कई बार बोरियत हो जाती है, हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ाते होते हैं, क्लास में कई सारे बच्चे बैठे हुए हैं। अब वो बच्चे अगर बैठे हुए हैं तो हो सकता है कि उनमें से कुछ बच्चों के वो समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि सबकी मानसिकता और सबकी बुद्धि समान नहीं होती। तो समान नहीं होने के कारण उनको उस चीज में थकान होती है। अब मान लीजिए उसी बच्चे को किसी को जो है पॉलिटी या हिस्ट्री की क्लास में इंटरेस्ट आता है तो वो बच्चा उसमें ज्यादा तत्परता से पढ़ता है। तो वो वाली बात है। और कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको साइकोलॉजी में ज्यादा आनंद आता है तो वो उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ता है। तो क्या होता है, जिसमें बोझिलता या जिसमें जो है कठिनता या जटिलता अधिक होती है तो उसको पढ़ने में बच्चों को थकान होती है और उसका वो अधिगम क्या होता है? धीमी गति से वो करता है। तो वो थकान भी अधिगम को प्रभावित करती है। स्वास्थ्य कैसे? एक स्वस्थ बच्चा जो है वो अधिगम तीव्र गति से करता है और उसकी विकास की प्रक्रिया भी तीव्र होती है। अस्वस्थ बच्चा सीखने की गति उसकी धीमी होती है और वो धीमी गति से सीखता है। फिर बात करते हैं इच्छा। अगर हमारी किसी चीज को, जैसे मैंने आपको कहा, किसी बच्चे के संविधान को समझने में इंटरेस्ट आता है, किसी को इतिहास पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, तो जिसमें उसको इंटरेस्ट आएगा उसके प्रति उसकी इच्छा जागृत होगी, उसका ध्यान आकर्षित होगा, उसी में उसकी रुचि होगी, तो वो उसको ज्यादा तीव्र गति से सीखेगा। जिसमें उसकी इच्छा, ध्यान और रुचि नहीं होगी वो उसको कतई नहीं सीखेगा। जैसे कि थॉर्नडाइक ने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि घोड़े को पानी के तालाब तक या घास तक ले जाया जा सकता है मगर जबरदस्ती उसको नहीं खिलाया जा सकता, क्योंकि उसमें क्या है? उसकी न तो इच्छा है, न ध्यान है, न रुचि है, तो इस कारण से वो नहीं करेगा। अभिवृत्ति यानी कि मनुष्यों का दृष्टिकोण, मनुष्य का दृष्टिकोण भी सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो ये जो सारे पॉइंट हमने पढ़े हैं ये छात्र से संबंधित हैं। अब बात करेंगे शिक्षक से संबंधित कारक। तो शिक्षक से संबंधित कारक में कौन कौन सी कारक आते हैं? जैसे पाठ्य सहगामी क्रियाएं। अगर जो शिक्षक सीखने के साथ साथ जो है अन्य क्रियाओं पर भी जोर देता है तो बच्चे उसकी कक्षा में ज्यादा तत्पर रहते हैं और ज्यादा सीखने का प्रयास करते हैं। सतत अभ्यास, जो अगर बार बार लगातार अभ्यास करने पर जो शिक्षक जोर देता है तो बच्चे ज्यादा तीव्र गति से सीखते हैं।
पुरस्कार, दंड, दृश्य और सामग्री, श्रव्य सामग्री, इनके माध्यम से भी बच्चे के अधिगम को प्रभावित किया जा सकता है। विषय का ज्ञान, शिक्षक का व्यवहार। देखिए, एक शिक्षक को अपने विषय का ज्ञान होना जरूरी है, जभी वो बच्चों को उत्तम और सही ज्ञान वो दे पाएगा और बच्चा उसको अच्छे से सीखेगा। देखिए, अगर शिक्षक का किसी विषय के प्रति ज्ञान कम है तो बच्चे को वो सही ढंग से, या जो भी शिष्य बालक है उसको वो सही ढंग से उसको विस्तृत रूप से उसको समझा नहीं पाएगा, जिसके कारण से बच्चे का ज्ञान भी, अधिगम भी अधूरा रहेगा। अगर वो विस्तृत ज्ञान देगा तो अधिगम उसका अच्छे से होगा, आगे से आगे उसको हमेशा जो है क्या है, आसानी होगी। क्योंकि हमने पढ़ा था कि B.F. स्किनर ने अधिगम के लिए कहा है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है। तो मनुष्य हमेशा जब भी नया सीखता है तो उसे पूर्व के साथ जोड़ करके देखता है। अगर पूर्व में सीखा हुआ विस्तृत है तो उसको नवीन को सीखने में आसानी रहेगी। फिर बात करते हैं शिक्षक का व्यवहार। अगर शिक्षक का व्यवहार सरल स्वभाव का है, बालक जो है उसको समझने में आसानी से समझ सकते हैं, तो बच्चे के जो है सीखना उससे ज़्यादा प्रभावित होता है। बच्चा उस शिक्षक के प्रति ज़्यादा सीखने के लिए प्रेरित होता है जिसका व्यवहार सरल हो और मितव्ययी हो। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा उसके प्रति ज़्यादा सीखने के प्रति रुझान रखता है। शिक्षण विधि, यानी कि अगर सीखने की विधि आसान है, शिक्षक जो है आसान विधियों से बच्चों को सिखा रहा है, तो वो भी जो है उस अधिगम में भी शिक्षा जो छात्र हैं वो आसानी से सीखते हैं। अगर सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत बार बार शिक्षक उनको पुनर्बलन दे रहा है, उनमें स्पर्धा की भावना रख रहा है, प्रतियोगिता की भावना जागृत करता है, तो भी बच्चे जो है तीव्र गति से सीखते हैं। मनोविज्ञान का ज्ञान, अगर शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान है, अगर मनोविज्ञान के अंतर्गत कहा जाता है कि मनुष्य में होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के हैं, मनुष्य का विकास किस प्रकार का है, मनुष्य किस प्रकार का व्यवहार करता है, हम इन सब का अगर शिक्षक को ज्ञान है तो शिक्षक उनके अनुसार शिक्षण विधियों का उपयोग करेगा, उनके अनुसार पाठ्य सामग्री का उपयोग करेगा, उनके अनुसार शिक्षण व्यू रचना का उपयोग करेगा, उनके अनुसार जो है पुनर्बलन की जो है व्यवस्था करेगा। तो क्या है, जब मनुष्य को, यानी कि शिक्षक को, मनुष्य से मतलब यहाँ पर शिक्षक से है, अगर शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान है तो वो छात्रों के अनुसार या बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देगा और बालक उससे जुड़े हुए अध्ययन प्रक्रिया में ज्यादा संलग्न रहेंगे। तो ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। शिक्षक व अधिगम प्रक्रिया है, शिक्षक का शिक्षण व अधिगम प्रक्रिया है, यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है वो भी हम पढ़ेंगे। तीसरा हम प्रकार देखेंगे पाठ्य वस्तु संबंधी कारक, जैसे कि विषय वस्तु, यानी कि जो विषय वस्तु है वो उद्देश्य पूर्ण होनी चाहिए, जिसमें उद्देश्य की पूर्णता होनी चाहिए। हम बच्चे को क्या सिखाना चाह रहे हैं, बच्चा क्या सीखना चाह रहा है, तो उस उद्देश्य की पूर्णता उसमें होनी चाहिए। फिर उसके बाद करते हैं पाठ्यक्रम की संरचना। पाठ्यक्रम की संरचना बच्चों के मानसिकता के अनुसार होनी चाहिए, उनकी विवेक के अनुसार होनी चाहिए, उनकी शारीरिक क्षमता के अनुसार होनी चाहिए। अगर बच्चे को इस सभी चीजों को या बालक को केंद्र में रख करके अगर पाठ्यक्रम की संरचना की गई है तो बच्चा उसको आसानी से सीख सकता है। जैसे कि आप सोच लीजिए कि एक प्राथमिक स्तर के बालक को अगर हम माध्यमिक स्तर का अध्ययन करवाएं तो उसके लिए वो जटिल होगा, कठिन होगा, बल्कि में समझना ही मुश्किल होगा, तो क्या होगा, सीख नहीं पाएगा। तो इस तरीके से पाठ्यक्रम की संरचना भी प्रभावित करती है। विषय वस्तु का आकार, अगर विषय वस्तु जो है संक्षिप्त है, रुचिकर है, तो बच्चा उसमें अधिक सीखता है। अभ्यास, तो और विषय वस्तु कैसी, पाठ्य वस्तु कैसी होनी चाहिए, तो अभ्यास उसमें होना चाहिए। अब चौथा प्रकार हम देखेंगे अधिगम व्यवस्था संबंधी कारक। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीखने की क्या व्यवस्था है उसके आधार पर भी अधिगम प्रभावित होता है। जैसे कक्ष, प्रकाश, हवा प्रबंध, यानी कि ऐसा कक्ष होना चाहिए जिसमें हवा भी हो, प्रकाश भी हो, उत्तम सुविधा है। कक्ष में बैठने की व्यवस्था, कि वहां पर बैठने की व्यवस्था किस प्रकार की, विद्यालय के वातावरण और उपकरण और प्रयोगशाला। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि कौन कौन से कारक हमें जो है अधिगम को प्रभावित करते हैं। देखिए यहाँ पर डिटेल की जरूरत नहीं है,
यहाँ पर हमें संक्षिप्त में यानी कि छोटे में ज्यादा, गागर में सागर भरने वाला काम करना है। अगर हम इन बिंदुओं को ध्यान रखेंगे तो हमें समझ में आएगा। अभिप्रेरणा क्या है, परिपक्वता क्या है, हम पहले पढ़ते हुए भी आ रहे हैं, बार बार इन्हीं चीज़ों का दोहरान कर रहे हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक को हमने इस तरीके से व्यवस्थित करके आपको बताया है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को हमने 4 भागों में या 4 रूपों में वर्गीकृत किया है। छात्र संबंधी, शिक्षक संबंधी, पाठ्य वस्तु संबंधित और अधिगम व्यवस्था संबंधी कारक, और उसकी जो श्रेणी में हमने कौन कौन से कारक आते हैं वो आपको बता दिए हैं। ठीक है, हम अगले टॉपिक में या अगले वीडियो में हम अधिगम से जुड़े हुए और विषयों का अध्ययन करेंगे। हम चाहते हैं कि छोटी छोटी वीडियो में आपको उत्तम ज्ञान मिले, आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और कोशिश करें कि इन चीज़ों को याद करें, लिख लिख करके याद करें। जो आपको यहाँ पर वीडियो दी गई है आप उसी प्रकार से नोट्स तैयार करें। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो हमें कमेंट्स में लिख करके भेजें ताकि हम उस पर और विचार करके आपको उत्तम से उत्तम ज्ञान देने का प्रयास करें। हम चाहते हैं कि आप कम सीखें मगर उत्तम सीखें। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं अधिगम के दूसरे भाग को लेकर के। मैं नितेश सक्सेना आपका फिर से स्वागत करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।